गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज निशांत शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1872। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1 सितंबर 1872 को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फोर्स में आया था, जिसमें कि आपके 10 चैप्टर्स हैं एंड 238 आपके सेक्शंस हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। विच इज करेक्ट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को फ्रेम करने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उसके लिए कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जो उसको फॉलो करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, अगर कोई ए पर्सन है उसको बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। एज पर सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको देना पड़ेगा सबसे पहले उस पर्सन को ऑफर कि सर आई वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू। सर मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा हूं जिसके लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि ये काम या ये चीज मैं आपको दूंगा। तो उसको कहते हैं ऑफर। ऑफर देने के बाद अगर ये बी पर्सन, ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ए का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑफर कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉमिस में। प्रॉमिस जो कि सेक्शन 2B बात करता है, आपका सेक्शन नंबर 2B। अब ये आपका प्रॉमिस हो गया। तो प्रॉमिस होने के बाद अब अगली स्टेज क्या होगी, जो होगी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर बात करें, कंसीडरेशन का मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई काम करने के लिए कह रहा है तो दूसरा पर्सन उस पर्सन को क्या देगा बदले में, जो कहते हैं हम लोग कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से 10 kg वीट परचेज किए, तो बी ने ए को बोला कि मैं आपको इसके लिए 1000 रुपीज दूंगा। इसको कहते हैं कंसीडरेशन। तो अगर जब हम लोग कंसीडरेशन कर लेते हैं उसके बाद हम लोग सेक्शन 2D में मेंशन्ड है कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन हो जाता है उसके बाद हम लोग कहते हैं उसको डेट। अब आपका कंसीडरेशन कन्वर्ट हो जाता है एग्रीमेंट में। एक बार कंसीडरेशन होने के बाद दोनों पार्टीज के बीच में, ए और बी के बीच में बन गया है आपका एग्रीमेंट। और अगर ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल है लॉ के द्वारा, मतलब कि अगर ये लीगली एनफोर्सिएबल है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका एग्रीमेंट जो चीज है वो मेंशन है सेक्शन नंबर 2E में और कॉन्ट्रैक्ट आपका जो मेंशन है वो है सेक्शन नंबर 2I में। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को वापस से अगर देखें तो विच इज करेक्ट। प्रपोजल आपने दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बन गया, करेक्ट है एकदम। अब प्रॉमिस के साथ अगर कंसीडरेशन हो गया तो जैसे कि मैंने बताया आपको, आपका एग्रीमेंट हो गया। और एग्रीमेंट, अगर ये एग्रीमेंट लॉफुल है तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस इसमें आपके सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। चलिए आगे चलते हैं फिर। टेंडर। अब देखिए टेंडर क्या होता है। टेंडर एक टाइप का इनविटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहा हूं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो जो बिल्डिंग है, मुझे इतना पता है कि मेरी लोकेलिटी या जहां पे मैं रह रहा हूं वहां पे 10 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और मुझे किसी एक से वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी बिल्डिंग को बनवाना है।
अब क्या होगा, मैं उन सबको ऑफर दूंगा, एक टाइप का टेंडर निकालूंगा कि मैं इनवाइट कर रहा हूं लोगों को कि जो भी सबसे अच्छे मटेरियल के साथ और सबसे कम कॉस्ट में ये बिल्डिंग को बना देगा, मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो वही बात कर रहा है कि टेंडर होता क्या है, तो टेंडर होता है एन इनविटेशन। तो ये एक टाइप का टेंडर आपको इनविटेशन देता है कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने के लिए। तो अब मैंने इनविटेशन दे दिया। अब इनविटेशन देने के बाद कॉन्ट्रैक्ट तब फ्रेम होगा जब आपका उस पर्सन को जिसको मैंने इनविटेशन दिया है वो मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद हम कह सकते हैं हां मेरे और उस कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इसका आंसर आपका हो गया थर्ड का बी। अब आ जाते हैं नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर। देखिए ये क्वेश्चन भी इसी से कनेक्टेड है। अब अगर आपने न्यूज़पेपर में कोई भी नोटिस निकाला है कि मुझे अपनी कोई रोड कंस्ट्रक्ट करानी है, मुझे कोई हाईवे कंस्ट्रक्ट कराना है, तो वो भी एक टाइप का इनविटेशन होता है, क्योंकि आप किसी असर्टेन्ड पर्सन को, कोई ऐसे पर्सन को ऑफर नहीं दे रहे हैं जो कि आपके सामने है, आप जनरली ऑफर दे रहे हैं, और उसमें जो भी आपके टेंडर की कंडीशंस को फुलफिल कर लेगा उस पर्सन को आप ये कह देंगे हां इसने मेरा इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं इस पर्सन के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अब देखिए नोटिस इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर इज एन इन्विटेशन टू प्रपोजल। आप उसको इनवाइट कर रहे हो कि वो आपको अब प्रपोजल भेजे। अब मान लीजिए इनविटेशन, मैंने सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ा और मैंने वो देखा कि किसी ने मुझे इनविटेशन दिया है कि हाँ उसको हाईवे बनाना है, और मैं हाईवे का कॉन्ट्रैक्टर हूं। मैंने उसको कॉल किया कि सर आई एम इंटरेस्टेड, मैं बहुत पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हूं आपका हाईवे बनाने के लिए, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। तो उसी को कह रहा है ये इनविटेशन टू प्रपोजल। उन्होंने मुझे प्रपोजल भेजा और मैंने एक्सेप्ट करा। उसके बाद मैं एक्सेप्ट इन द सेंस ऐसे करूंगा कि अब मैं उनको प्रपोजल कर रहा हूं कि सर मैं तैयार हूं, अब आप बताइए कि आप रेडी हैं। अगर वो रेडी हो जाएंगे तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये अब आते हैं आगे। ये क्वेश्चन 5th वाला सेम है, आपका रिपीटेड है। एंड टेंडर इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। A asked B, I want to purchase your bike. What will be the cost? कोई पर्सन है, A पर्सन है, उसने B से ये बोला कि सर मैं आपकी बाइक परचेज करना चाह रहा हूं, अब इसकी कॉस्ट बताइए। What will be the cost? B ने रिप्लाई किया सर इस बाइक की जो कॉस्ट है वो है 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए की कॉस्ट है। अब 20,000 रुपए की कॉस्ट है और बी ने यह भी बोला कि मैं 20,000 से कम में इसको नहीं बेचूंगा। ए ने रिप्लाई करा, ए वॉज इंटरेस्टेड टू परचेज इट फॉर 20,000। ए ने बोला ठीक है सर मैं इसको 20,000 रुपए में परचेज करने के लिए तैयार हूं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पहले तो ए ने केवल और केवल कॉस्ट पूछा है बी से कि सर इसकी कॉस्ट बताइए। उसने प्रपोजल नहीं दिया है, उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट पूछे कि सर इसकी कॉस्ट बता दीजिए, तब मैं सोचूंगा कि मुझे लेनी है कि नहीं लेनी है। अब जब उसने कॉस्ट बता दी बी ने ए को, तो बी ने भी ए को प्रपोजल नहीं भेजा, केवल बी ने यह बताया कि इसकी कॉस्ट 20,000 रुपए है। अब अगर मैं किसी को यह बता रहा हूं कि मेरी बाइक की कॉस्ट 20,000 रुपए, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसको प्रपोजल भेज रहा हूं, मैं तो जो उसने पूछा वो उसका आंसर दे रहा हूं। अब जो इसमें ए ने बोला है, ए वॉज इंटरेस्टेड टू परचेज इट फॉर 20,000, केवल और केवल यही आपका प्रपोजल होगा। जो प्रपोजल स्टार्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, जो ए ने बोला, क्योंकि पहली बार में केवल ए ने पूछा, बी ने उसका जवाब दिया, कहीं से भी कोई इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही है कि कौन खरीदना चाह रहा है कौन बेचना चाह रहा है। अब इंटेंशन कहां से क्लियर हो रही है, इंटेंशन क्लियर हो रही है दैट ए वॉज इंटरेस्टेड टू परचेज, अगर मैं ए हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं इसको खरीदने के लिए। अब प्रपोजल यहां से आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, the proposal which was accepted, there was neither a proposal nor an acceptance,
देयर वॉज अ प्रपोजल बट नो एक्सेप्टेंस, देयर वॉज अ काउंटर ऑफर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, देयर वॉज अ प्रपोजल बट नो एक्सेप्टेंस, बिकॉज ए ने यहां पे प्रपोजल भेजा है। अब बी के ऊपर है क्या बी उसको बेचना चाह रहा है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। अ जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज। देखिए अब हम लोग पहले समझते हैं इसमें कि जनरल ऑफर होता क्या है। जनरल ऑफर सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो जनरल ऑफर वो होता है जो ऑफर आप किसी एसर्टेन्ड पर्सन को, मतलब कि किसी चुनिंदा पर्सन को नहीं दे रहे हैं, आप किसी ऐसे पर्सन को दे रहे हैं जो आपको पता ही नहीं है, मतलब कि आप पूरा वर्ल्ड एट लार्ज को वो ऑफर दे रहे हैं। मतलब ए ने कोई एक ऑफर दिया कि जो कोई भी मेरे खोए हुए बच्चे को मेरे पास ले आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। इसको कहते हैं जनरल ऑफर, क्योंकि ए ने ये ऑफर पूरे वर्ल्ड को दे दिया है। अब जो भी पर्सन इस ऑफर को एज अ कंडीशन, एज अ परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करेगा, उसको ही पार्टी बना लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। ए का मान लीजिए कोई बेटा है जेड, वो खो गया है। अब ए ने क्या करा, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल उसने पब्लिश करा दिया कि जो भी मेरे खोए हुए बेटे को लाएगा उसको मैं दूंगा पूरा 1 लाख रुपए। अब एक और पर्सन है, उसका नाम है डी ने वो आर्टिकल पढ़ा और उसने ए का जो बच्चा है जेड, उसको उसकी जो है वो सर्च जो है उसकी स्टार्ट कर दी। डी को जेड मिल भी गया, इसका मतलब डी ने क्या करा, उसकी कंडीशन को कंप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये जनरल ऑफर जो है ये जो अब डी है इसने एक्सेप्ट कर लिया इन दी फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस। उसने वो कंडीशंस को परफॉर्म कर दिया। कंडीशन क्या थी कि जो भी खोया हुआ बच्चा लाएगा वो उसको 1 लाख रुपए देगा। अब डी गया ए के पास कि सर देखिए मैंने आपका जो जेड बच्चा था उसको मैंने ढूंढ लिया है, अब आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। अब इसमें ऑफर कहां हुआ, इसमें कंसीडरेशन कहां हुआ, इसमें एक्सेप्टेंस कहां हुआ, ये समझते हैं। ऑफर तो वो था जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश किया, जिसको जनरल ऑफर कहते हैं, क्योंकि वो किसी एक पर्सन के लिए नहीं था, वो वर्ल्ड एट लार्ज में था। इसमें एक्सेप्टेंस कहां हुआ कि डी ने वो आर्टिकल पढ़ा और जेड को ढूंढा और ए के पास डी जेड को ले आया। और इसमें कंसीडरेशन क्या था, 1 लाख रुपए का कंसीडरेशन था। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अ जनरल ऑफर ओपन फॉर वर्ल्ड एट लार्ज कैन बी एक्सेप्टेड। तो इसका अगर हम लोग आंसर देखें, बाय कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ ऑफर, अगर आप ऑफर की कंडीशन को कंप्लाई कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, तो उस केस में मान लिया जाएगा कि आप ही वो पर्सन हैं जिसने की वो जनरल ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाय कंप्लाइंग विद द कंडीशंस ऑफ ऑफर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए वही चीज जो अभी मैंने आपसे बोला है, वही चीज आपकी इस क्वेश्चन में आ गई है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Who said that an offer need not be made to an ascertained person, but no contract can arise until it has been accepted by a certain person? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब अब ये हो रहा है कि ऑफर जो है जरूरी नहीं है वो किसी गिने चुने चुनिंदा व्यक्ति को ही, चुनिंदा पर्सन के समक्ष ही, उसके साथ ही, उसके बिफोर ही अगर आप ऑफर करें तभी मैंडेटरी है, तभी माना जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन वो जो एक ऑफर है जो आपने पूरे वर्ल्ड को दिया है, वो किसी असर्टेन पर्सन के द्वारा ही एक्सेप्ट होना पड़ेगा अगर आपको उस जनरल ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी एंसन ने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ प्रपोजल, क्वेश्चन ने पूछा है गेट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो।
अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट इनटू एन एग्रीमेंट। तो पहले जैसे कि हमने बात करा था कि प्रपोजल जैसे कि ऑफर होगा, ऑफर जब एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो अगर उसमें कंसीडरेशन है तो उसको हम लोग एग्रीमेंट मान लेंगे। आर कह रहा है इट इज ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल दैट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज कैन अराइज। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ओनली आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट कैन अराइज, तो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सेप्टेंस के बीच में आपका कंसीडरेशन भी है, आपका एग्रीमेंट भी है। तो इस केस में अगर हम ये देखें, इसका अगर हम लोग करेक्ट ऑप्शन अगर मार्क करते हैं इसका, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, that both A and R is true but R is not the correct explanation, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड नहीं हो रहे हैं एक दूसरे से। तो इसका अगर हम देखें आंसर, तो इसका आंसर है आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड कंसेंसस एड इडम। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आपका माइंड दूसरे पर्सन के माइंड के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ए से कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं अपनी कोई बिल्डिंग सेल करना चाह रहा हूं, जिस बिल्डिंग का नाम XYZ है, ए ने ऑफर करा बी को, I want to sell my building to you, Mr. B, whose name is XYZ. B को लगा कि जो XYZ है ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये आपकी ए की कार है। इसमें क्या हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या हो रहा है, ए को लग रहा है कि मैं बी को सेल कर रहा हूं बिल्डिंग, और बी को क्या लग रहा है कि ए मुझे सेल कर रहा है कार। तो इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स दोनों पार्टीज का टोटली डिफरेंट है। तो अगर हम सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है डेट द प्रीएम्प्टरी कंडीशन, द प्राइमरी कंडीशन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज द मीटिंग ऑफ माइंड्स। दोनों पार्टीज जिस इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम कर रही हैं वो दोनों पार्टीज की इंटेंशन सेम होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं फिर। द वर्ड्स कंसेंसस एड इडम मीन्स, इसमें देखिए क्या ऑप्शन होगा, टू एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यहां पे सेंस आएगा, तो सेम थिंग सेम सेंस में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए आगे चलते हैं। एन एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन का मतलब है प्रेजेंट कंसीडरेशन। जो कंसीडरेशन आप अभी के अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, एन एक्ट डन इन रेस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव प्रॉमिस। तो कोई भी आप एक्ट कर रहे हो इन रेस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव प्रॉमिस, उसको हम लोग कहेंगे आपका एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन। नाउ कमिंग टू द सेक्शन क्वेश्चन नंबर 12, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। तो देखिए विदाउट कंसीडरेशन अगर हम आपका सेक्शन 2E की बात करें जो कि एग्रीमेंट की बात करता है, वो भी यही कहता है कि एग्रीमेंट बनाने के लिए कंसीडरेशन बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए से बी ए के साथ, और अगर आप बी के साथ, आप ए हैं और आप बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आपको अपना जो भी आपका सामान है, कोई गुड्स है, मान लीजिए आप स्पोर्ट्स पे डील करते हैं, तो आप अगर आपकी कोई बॉल्स हैं, स्पोर्ट्स बॉल है, अगर आप उसको सेल कर रहे हो, बी कह रहा है कि नहीं मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मुझे बस आपकी जो स्पोर्ट्स बॉल है, स्पोर्ट्स बैट्स है वो चाहिए, तो इसमें कंसीडरेशन नहीं दे रहा है बी। तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने के लिए बी को भी कुछ पैसा देना पड़ेगा ए को। यही बात कर रहा है, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। और कंसीडरेशन में भी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसी भी दे सकता है और कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है, जैसे कि कंसीडरेशन 2D में मेंशन है, दूसरा पर्सन इन द सेंस फॉर एग्जांपल अगर मेरा बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और बी की जगह कंसीडरेशन सी दे रहा है जो कि उसका भाई है कि आप बी को प्रोडक्ट सेल कर दो,
जो भी आपके हैं, मान लीजिए वीट है, राइस है, कोई भी ऑयल है, कुछ भी सेल कर दो और उसकी वजह पैसे में आपको मैं दूंगा, तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर हम उसकी बात करें तो इस केस में अगर हम देखें एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड और रीजन कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है बी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड नहीं हो रहा है कहीं पर भी। और इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बेस्ट टेक्निक क्या होती है कि आप यहां पर बिकॉज लगा के एक बार दोनों को मैच करके देख लीजिए क्या ये इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं कि नहीं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड बिकॉज कंसिडरेशन में बी गिवन बाय प्रॉमिस टू एनी अदर पर्सन, तो ये मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए ए इज नॉट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। तो देखिए कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब भी आप एक्सेप्ट करते हो कोई भी आप ऑफर को, तो उस केस में वो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब मान लीजिए ए पर्सन है और ए पर्सन ने बी पर्सन को ऑफर दिया XYZ और बी पर्सन ने एक्सेप्ट करा है, तो वो जब तक ए की नॉलेज में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक बी के अगेंस्ट वो चीज एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर यहां पे हम बात करें एज अगेंस्ट दी प्रपोजर व्हेन इट कम्स इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब आपका अगर प्रपोजर की पॉइंट ऑफ कंटेक्ट से बात करें तो अगर ए ने बी को प्रपोजल भेजा और बी के कोर्स ऑफ ट्रांस मतलब कि बी के एक्सेप्टेंस करने के लेटर से पहले, बी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट करने से पहले ए का जो है आपका एज टू दी आउट ऑफ द पावर, इसका आउट ऑफ द पावर का मतलब होता है कि जो बी पर्सन है वो आपका इस लेटर को पोस्ट करने से पहले ए चाहे तो इसको रिवोक भी कर सकता है आपका लेटर ऑफ प्रपोजल को, लेकिन अगर एक बार बी ने उस लेटर को पोस्ट कर दिया तो बी को जो है वो आपका रिवोक नहीं कर सकता उस लेटर को। इसलिए कहा जाता है कि अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए जब तक आपका when it comes to the course of transmission as to the out of the power of the acceptor, एक्सेप्टर की पोस्ट करने से पहले जो है वो बी पर ए जो पर्सन है उसको आपका कम्युनिकेट कर सकता है उस चीज को। अब इसमें अगर आगे चले हम लोग,